हेलो, फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस स्टडी में स्वागत है। जैसा कि आज हम जो आपके लिए न्यूज़ लेके आए हैं, ये न्यूज़ है अगर आप बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। ये रूल नियम पूर्णतः रूप से चेंज हो चुके हैं। जबकि पहले हम लोगों का क्या होता था, एपीआई स्कोर चलता था। क्या चल रहा था? एपीआई स्कोर चल रहा था। एपीआई स्कोर, अब ये एपीआई स्कोर को पूर्णतः रूप से समाप्त कर दिया गया है। इसके लिए ये 18 पेज का एक गणित है। आप 18 पेज के इस गणित को हम बहुत ही आसान वे में समझाने वाले हैं। पहले आप देख सकते हैं ये पेज, ये चैप्टर 1 दे रखा है, शॉर्ट टाइटल इज कम्युनिकेशन। चैप्टर 2 में दे रखा है, डिफाइन कर चुका है कि किस रूल रेगुलेशन के तहत, सेक्शन के तहत आप ये क्या आपने स्लेट 2025 तो क्या रखा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 की जो बहाली होने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, यूजीसी नॉर्म क्या कहता है उसके अनुसार पूरे यहाँ देख सकते हैं सबके साइन है 25/2/2026 के बीच का। आप इसे लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हैं या हम आपको बहुत ही तुरंत जस्ट इसके सिंपल भाषा में आपको समझाने वाले हैं। इसका निचोड़ क्या है, ये चैप्टर 3 दे रखे हैं, ये 18 पेज का गणित है, इसका एसेंशियल क्या है। उसके बाद हम लोगों का यहाँ से देख सकते हैं ड्राफ्ट कॉपी में क्या रहने वाला है, उसका एज पे स्केल क्या रहने वाला है, इंटरव्यू बोर्ड कहाँ से मेंबर होंगे, ठीक है, और इसकी एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर डिग्री, ठीक है, रिलेटेड टू पीएचडी या नेट या बेट या किस तरह के रहने वाले हैं, क्या इसका है, ठीक है, प्रोसेसिंग फी कैसे रहने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है आपका। तो ये जो प्रोसेस दे रखे हैं कि इसको आप पढ़ सकते हैं अपने वे में। हम आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक को भी प्रोवाइड कर देंगे। आप हमारे वेबसाइट पे भी आके आप इसको देख सकते हैं कि आप नीचे में देख सकते हैं ये दे रखा है सब्जेक्ट कम्बिनेशन समतुल्य विषय अंग्रेजी में है। तो आपका इसमें से कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप अंग्रेजी के प्रोफेसर बन सकते हैं। संस्कृत के लिए एमए इन संस्कृत लिटरेचर या एमए इन द साहित्य या संस्कृत कल्चर, ये सब है। जैसे इतिहास के लिए आपका क्या क्या होना चाहिए, आप कर रखे हैं एमए किस में। फिर उसी तरह से आपके सबके हैं। फिर नीचे साइंस सब्जेक्ट का है, गृह विज्ञान का है, किस में एमएससी है आपका। अच्छा, अब सबसे पहली बात है कि एमए और जो बीए किए हुए हैं उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन सेम होना चाहिए। अगर कोई डिफरेंट से किए हुए हैं तो क्या पहले क्या था कि अगर आप जिससे नेट क्वालिफाइड कर लिए हैं तो आपको उसमें उसके अनुसार आपको बना दिया जाता था असिस्टेंट प्रोफेसर। लेकिन इस बार आपकी कंडीशन को चेंज किया गया है यहाँ पर भी। तो हम सभी जैसे गणित की ही बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल साइंस, आप किसी भी चीज़ से कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसकी पूरी गणित को समझने वाले हैं। ये समतुल सब्जेक्ट है, ये उसकी कम्बिनेशन दे रखे हैं। इसकी रिपोर्ट में अगर कोई चेंज करने वाले हैं तो सभी यूनिवर्सिटी को देखिए एक लिस्ट गया हुआ है और 2 मार्च 2026 को आप देख पा रहे होंगे यहाँ 2 मार्च 2026 को लिस्ट भेजा गया है सभी यूनिवर्सिटी को बाय द ड्राफ्ट करके। इसको 10 दिन का मोहलत दिया। अगर इसमें कुछ चेंजिंग अगर करना चाहते हैं या कुछ इसके रूल नियम में अगर चेंज होगा तो सभी यूनिवर्सिटी से इसके पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है विदिन 10 डेज के अंदर बताना है। और यहाँ पर यानी कि इससे कंफर्म हो चुके हैं कि आने वाला तुरंत 1 से 2 महीने में आपको बेट भी मिल सकता है नोटिफिकेशन। और नेक्स्ट नेट तो होने ही है, नेट और बेट, इस पे आपको फोकस करना है। अब क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न आने वाला है। एपीआई स्कोर जो चलता था वो पूर्णतः रूप से खत्म हो चुका है। इसको हम लोग अपनी सरल भाषा में, आइए हम आपको बहुत ही सरल भाषा में इसको हम लोग ट्रांसलेट करके हिंदी की भाषा में आपको हम समझाते हैं। देखिए क्या है, बिहार विद्यालय सहायक प्रधानाध्यापक के लिए जो भी नियुक्ति 2025 है, इसकी शैक्षणिक, पहले तो हम लोग शैक्षणिक योग्यता देख लें। संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ आवश्यक है। आरक्षित वर्गों के 5 अंकों की छूट दी जाएगी, यानी कि 50% तक। नेट, स्लेट या स्टेट अनिवार्य, जबकि यूजीसी नियम के अनुसार पीएचडी धारकों को छूट संभव है। इसका मतलब जो पीएचडी कर चुके हैं, अब तो यहाँ पर कहा गया है 2009 और 2016 रेगुलेशन या उससे पहले की जिसकी पीएचडी है उसे ही नेट, स्लेट या सेट एग्जाम से आप डायरेक्ट प्रोफेसर की जो बहाली होगी उसमें आप बैठ सकते हैं, यानी कि आप एग्जामटेड कहलाएंगे। ये रूल नंबर 3.42 में बोला गया है। आप पूरे इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं आसानी से। और हम लास्ट में आपको पेज वाइज पीडीएफ भी आपको लास्ट में वीडियो का हम कर देंगे, क्योंकि आप पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पहले हम लोग इसकी पूरी मोटी बातों को, 18 पेज की बातों को समझ लेते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आसानी से कॉमेंट कर सकते हैं और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। एक सुनहरा मौका है सभी स्टूडेंट के लिए जो भी एमएससी कर चुके हैं या फाइनल ईयर में हैं, तो सबके लिए नेट, बेट, स्लेट अगर ये एग्जाम होगी, ठीक है। अगर आप उसकी पीएचडी जिसका है 2016 रेगुलेशन में, तो उसका क्या होगा, उसे नहीं देना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में समान विषय होना आवश्यक है। देखिए, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन में समान विषय होना आवश्यक है। हम उसी से पॉइंट निकाले हैं। पहले क्या था कि अगर कोई बच्चा ऑनर्स में अगर मैथ ऑनर्स रख लिया, सपोज यहाँ आके वो हिंदी से करके नेट क्वालिफाई कर जाता था हिंदी में, और उससे क्या हो जाता था, वो प्रोफेसर बन जाते थे हिंदी के, ठीक है। वो इग्नू से कर लेते थे या वहाँ से सब्जेक्ट अपना चेंज कर लेते थे सब्जेक्ट कम्बिनेशन के अनुसार। आर्ट्स में जैसे कोई पॉलिटिकल है, फिर हिंदी से कर लिया, लिटरेचर से, वहाँ से वो हिंदी के प्रोफेसर बने। लेकिन इस बार 2025 की बहाली में ऐसा कुछ नहीं होगा। ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है, अगर वो एमएससी चाहे आप इग्नू से कर रखे हैं, किसी भी मूड में कर रखे हैं, तो आपको तभी ही एलिजिबल माने जाएंगे, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं है। सबसे पॉइंट वाली बात। दूसरी बात, पीएचडी का भी एक रूल है 2009-2016 रेगुलेशन में, जिसकी पीएचडी है उसे ही एग्जामटेड माने जाएंगे। सबसे पहली बात तो यहाँ पर भी अगर कोई पीएचडी में भी अगर कोई एमएससी में अदर सब्जेक्ट है और ग्रेजुएट में अलग सब्जेक्ट है, और पीएचडी वो एमएससी या एमए या एमकॉम के सब्जेक्ट के अनुसार कर रहा है, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि उसको छूट नहीं मिलेंगे। तो उसको छूट नहीं मिलेंगे, उसके लिए फिर से रूल नियम देखने होंगे। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं, इसकी आयु सीमा क्या रहने वाले, न्यूनतम 23 वर्ष, ठीक है। 23 वर्ष तक अभी क्या होता है, एमएससी सबका हो जाता है, इसके बाद आप बेट दे सकते हैं, नेट क्वालिफाइड हो सकते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। अधिकतम आयु 45 वर्ष 1 अगस्त तक, 45 वर्ष से नहीं चलेगा आगे। आरक्षित वर्गों के लिए नियम में छूट रहेगी। इस ड्राफ्ट में शिक्षण अनुभव, टीचिंग एक्सपीरियंस को समाप्त कर दिया गया। जैसे कोई कॉलेज में पढ़ा के 5 दूनी 10 पॉइंट मिलते थे, उसका आप कोई जरूरत नहीं, उसको पूर्णतः रूप से हटा दिया गया है। ये हमारा पहला देखिए शैक्षणिक योग्यता का रहने वाला है।
सॉरी, आयु सीमा क्या रहने वाला है और परीक्षा प्रक्रिया क्या रहने वाला है। अगर आप पहले से बेट, नेट या पीएचडी क्वालिफाइड हैं, अगर इस बीच में बेट होती है तो ये क्लियर है कि बेट होनी है एक बार, तो बेट अगर होनी है एक बार तो वो बेट क्वालिफाई करके फिर आपको एक एग्जाम देना है जिसकी लिखित परीक्षा 160 अंकों की होगी और 3 घंटे का होगा वर्णात्मक। तो कुल चयन लिखित और 80% वेटेज रहेगा, जिसमें आपको पास करने के लिए समान वर्ग को 50% यानी 160 में 80 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। 180 नंबर और 3 गुने कैंडिडेट को लिया जाएगा। उसके बाद अगर SC ST हैं तो 45% मार्क्स के साथ आप पास करिए। तो इस तरह से इसकी यहाँ तक हम लोग क्या देखें, शैक्षणिक योग्यता देखें। और इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे इंटरव्यू की। इंटरव्यू आपके होने वाले हैं 40 अंकों का, जिसका 20% वेटेज रहेगा। केवल लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षर में बुलाया जाएगा। जो यहाँ पर सफल होंगे ये 50% मार्क्स लाएंगे 160 में, तो उसी में, और जो बुलाया जाएगा 3 गुना को बुलाया जाएगा। पहले लिखा हुआ रूल रेगुलेशन में, वहाँ 3 गुना को बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट लिस्ट कुछ 200 अंकों का होगा, 160 और 40 अंकों का। यदि 2 अभ्यर्थी अंक समान लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले को जो है उसको पहले दिया जाएगा। यदि लिखित में और साक्षर में दोनों अंक समान होते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को, जो कि रूल चलता है उसी अनुसार। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, चयन बिहार विद्यालय सेवा आयोग के अनुशंसा पर होगा। नियुक्त के बाद अभ्यर्थी को कम से कम 5 वर्ष उसी विश्वविद्यालय में सेवा करनी होगी। जैसे क्या हो रहा था कि 2 साल तक अपने विश्वविद्यालय को चेंज कर लेता था अकॉर्डिंग टू, नहीं अब तो ये कर दिया कि नहीं 5 साल तक आपको उसी में करना हो, बाद में आप अपनी यूनिवर्सिटी चेंज करा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण चिंताएं हैं इस ड्राफ्ट में। नियमावली JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप प्राप्त अभ्यर्थी को कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया गया है। मतलब नेट है, PhD है, सब कोई, जबकि शोध क्षमता का महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। ऐसा लेकिन कुछ नहीं दिया गया है, न नेट वाले, न जेट वाले, न PhD वाले। पहले ही चयन प्रक्रिया में 15 अंक होते थे और ड्राफ्ट 40 अंकों से निर्धारित किए गए हैं। इसके चयन प्रक्रिया को पारदर्शिता को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं। शिक्षण अनुभव को समाप्त करना भी कई लोगों के बीच चर्चा में बना हुआ है। तो इसलिए इसके बीच हम आपको लेटर दिखा चुके हैं कि ये लेटर जो है देख सकते हैं कि इसमें 10 दिन का समय मांगा गया है। उसमें क्या सुधारा जा सकता है कुछ रूल रेगुलेशन को। तो नया जो 10 दिन के बाद फिर ड्राफ्ट आएगा वो फुल एंड फाइनल आएंगे। तब तक हम लोग इसको अच्छे से समझ लें। इसी में थोड़ा बहुत इधर उधर करके आएंगे तो इतना तो समझ सकते हैं। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में समान विषय अनिवार्य करने की प्रावधान भी कई अभ्यर्थियों के बीच बहस चल रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, हम कह सकते हैं कि बहुत नहीं तो 30% जरूर होते हैं ग्रेजुएशन में कुछ यहाँ के उसे सब्जेक्ट सबमिशन नहीं आया तो फिर अदर से वो करके आगे निकल जाते हैं। अगर वो नेट क्वालिफाई होगा उसमें और ग्रेजुएट में अगर कोई और सब्जेक्ट होगा तो वो भी एलिजिबल नहीं होंगे आप प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अधिकतम 45 वर्ष से लेकर अलग अलग सामने आ रहे हैं। कुछ मिलाकर नियमावली की अधिकतम परीक्षा में कम प्रतीत होती है। कुछ प्रावधान व्यापक विमर्श की आवश्यकता महसूस की जा रही है, जिसके लिए ही 10 दिन का समय दिया गया है। तो ये जो हम लोग पढ़े और ये देखें सभी चीज़ इसके अंदर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, हम आपको दिखा दें दूसरे ही पेज में। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ होगा 2000, देखिए रेगुलर 2009-2016 एंड टाइम द एग्जाम्प्टेड फॉर नेट सेलेक्ट। इससे ये एग्जाम्प्टेड या अवार्डेड PhD जो स्टैंडर्ड एंड प्रोड्यूस फॉर अवार्डेड MPhil और PhD डिग्री रेगुलेशन 2009 उसको वहाँ पर एग्जाम्प्टेड माना जाएगा। तो ध्यान रखना। और बिफोर भी लिख रखा है। और PhD डिग्री आपकी कैसी होनी चाहिए, रेगुलर मोड में होना चाहिए, ओपन मोड में होना चाहिए। लिस्ट टू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन मतलब बाहर के 2 एग्जामिनेशन से होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखना है। एंड ओपन PhD भाइबा ओपन वॉइस फॉर द कैंडिडेट हैज बीन कंडक्ट। ठीक है, ओपन क्या हो, द कैंडिडेट पब्लिश 2 रिसर्च पेपर फ्रॉम हिज PhD वर्क आउट ऑफ लिस्ट 1 ऑफ द रेफरेंस जर्नल। ठीक है, 1 लिस्ट कौन सा होना चाहिए, कैंडिडेट एट लीस्ट 2 पेपर 1 द हिज PhD वर्क कॉन्फ्रेंस सेमिनार रिस्पॉन्ड द UGC ICSR या CSIR एनी सिमिलर एजेंसी के थ्रू उसका होना चाहिए। तो यहाँ से हम लोगों का यहाँ से देख रहे हैं द फेथफुल कैंडिडेट एक कोई पेपर होना चाहिए, रजिस्ट्रार और एकेडमिक, ठीक है, फैकल्टी ऑफ द, ये सभी आप बहुत आसानी तरीके से यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, हम इसी का निचोड़ आपको पूरे वीडियो में बताए हैं। तो ये पूरा रूल रेगुलेशन दे रखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं पूरी क्राइटेरिया को। इसलिए एज लिमिट क्या है देखिए, जो भी हम आपको समझाए हैं तो इसी के अंदर देखिए यहाँ दे रखा है ना, नॉट एक्सटेंडेड 45 ईयर, इसी को चीज, और स्टार्टिंग 23 ईयर। इसी को हम सिंपल भाषा में आपको पे स्किल क्या रहने वाला है वो तो आपकी क्या कहते हैं जॉब की बात गया तो लगभग वो ग्रांट कमीशन यूनिवर्सिटी के अनुसार होती है। तो आपका TA DA जो भी होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टडी और रूलर एंड इस पर डिपेंड करते हैं। 40 मार्क्स का इंटरव्यू होने वाला है टोटल, आपके 160 मार्क्स का एग्जाम होंगे टोटल, इसके जो वेटेज होंगे ये सभी बातों को हमने वहाँ पॉइंट वाइज हिंदी में करके आप लोगों को अच्छे से समझाया। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक फॉलो कमेंट एक अच्छा सा करें और अपने दोस्तों को जरूर भेजें। अगर आप चाहते हैं बिहार में, लास्ट बार फिर से हम आपको बता दें, चाहते हैं बिहार में अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप MSc MA MCOM के बाद तो अभी से अपना जो आपके BSc और MSc के सिलेबस हैं वो, और BSc में कौन सा सिलेबस आपको पढ़ना है नया, अभी जो 4 ईयर वाला सिलेबस है उसको आसानी से पढ़ें तो ही आप बन सकते हैं। अदरवाइज टेंटा फीस वाली बात हो जाएगी। ये जो सोचिएगा API स्कोर डिग्री या हमारे कुछ भी है, इससे कुछ नहीं हो सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के अलावा कोई उपाय नहीं है। चलिए देखते हैं लास्ट संशोधन क्या आता है, उसके बाद इस साल तो वैकेंसी फिक्स है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।